आप सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उदारवाद विचारधारा के बारे में। और ये जो टॉपिक है आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, उदारवाद है क्या। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पश्चिमी देशों को काफ़ी प्रभावित करती है। यानी कि ये विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से मिली, उसी की मतलब उदारवाद ही पूंजीवाद की विचारधारा है, आप यूँ कह सकते हो, जिसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बात करी जाती है। ठीक है, बाजार की स्वतंत्रता की बात करी जाती है, समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र, संपत्ति अर्जित, इन सब के अधिकारों की ज़्यादा बात करी जाती है। यानी कि विशेष तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी जाती है और राज्य की सरकार को जब तक ज़रूरी ना हो कम हस्तक्षेप की बात करी जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप शुरू से जानते ही हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पहले से पढ़ चुके हैं और इस विचारधारा को हम जानते हैं। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र को और मुक्त अर्थव्यवस्था पर क्या करती है, जोर देती है, फ्री मार्केट के ऊपर। इसका मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और सरकार का काम इस स्वतंत्रता को रक्षा करना है, ना कि इसमें बिना कारण हस्तक्षेप करने का। ठीक है, उदारवाद राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। मानते हैं कि सरकार को सीमित शक्ति के साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या रहे, सुरक्षित रहे और उसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, उदारवाद की जो शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में हो गई थी और इसके जो मेन जो समर्थक रहे हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और रूसो, इसके मेन विचारक, जो राजनीतिक विचारक के समर्थक रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में आया था, जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, इन सब की बात करी थी। बंधुत्व यानी कि भाईचारे की बात करी थी। इसी सब को हमारे भारतीय संविधान की क्या कहते हैं, प्रस्तावना में लिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करी गई है। भारत में 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय और दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने उदारवादी विचारधारा का क्या करा था, समर्थन करा था और ये भी कहा था कि आज़ादी के बाद हमें इसी विचारधारा को अपनाना चाहिए। लेकिन साम्यवादी विचारधारा भी थी, तो हमारे देश ने क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। अब आता है उदारवाद की विशेषता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पे ज़्यादा बात करी जाती है, यानी कि नागरिकों के निजी जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसको, गवर्नमेंट को या राज्य को। और किसी भी प्रकार का सोचने का हो, बोलने का हो, धर्म हो, हर तरीके फैसले लेने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। लोकतंत्र और कानून का शासन। उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करना, जिसमें लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, सरकार को संविधान और कानून के अनुसार काम करना चाहिए, उसके विरुद्ध किसी प्रकार से काम नहीं करना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र का क्या है, समर्थन होगा। समानता और मानवाधिकार। उदारवाद जाति, धर्म, लिंग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। बाजार की स्वतंत्रता। जब हर प्रकार का आदमी होगा तो सरकार को व्यापार और उद्यम में काम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, विकास में तेज़ी होगी। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, बिना किसी ज़्यादा प्रतिबंध के, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन से क्या होगा, अच्छी वस्तुओं का निर्माण होगा। जब अच्छी वस्तुओं का निर्माण होगा तो देश की आम जनता को उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाभ होगा। एग्जाम्पल अपना जियो देख लो। जब तक जियो नहीं आया था, इंटरनेट कितना महंगा था, बहुत महंगा था इंटरनेट। जब जियो आया तो सभी लोगों को अपने रेट डाउन करने पड़ गए। आज इतने सस्ते दरों पे इंटरनेट सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये किससे हो रहा है, ये बाजार अर्थव्यवस्था से तो हो रहा है, ये पूंजीवादी व्यवस्था से तो हो रहा है कि सभी लोगों को क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। कॉम्पिटिशन होने से हमेशा जनता को फ़ायदा होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक। उदारवाद हर किसी को अपने विचार, संस्कृति, परंपराओं के अनुसार जीने की आज़ादी देता है। धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य किसी एक धर्म से पक्षपात नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भारत का संविधान सभी धर्मों को समानता
देता है। यानी तो भारत खुद एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नागरिक अधिकार और न्याय हर किसी को पता है, और ये पुलिस और न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्ष बनाए रखने पर क्या करता है, जोर देता है। अगर देश के किसी नागरिक के साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस और न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। अब आता है उदारवाद के फायदे नुकसान। व्यक्ति को आज़ादी मिलती है, समाज में सहनशीलता बढ़ती है और आर्थिक विकास क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है। छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हमें, ज़्यादा नहीं। पूंजीवाद से अमीर और गरीब का अंतर बढ़ जाता है, क्योंकि किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास मान लो अच्छी चीज़ें हैं, नॉलेज है, तो वो शेयर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो एक मोनोपोली मार्केट में एक अधिकार की स्थिति बना देगा, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती पूरी मार्केट कैप्चर करके बैठ जाती हैं, जिससे के कारण छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटर होते वो नहीं आ पाते। अति स्वतंत्रता से सामाजिक अनुशासन क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। सबको ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्रीडम मिल जाए बिना ज़्यादा रोक टोक के, तो क्या होगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, कोई गवर्नमेंट की सुनेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम भी अच्छी बात नहीं होती, उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए जिससे समाज का एक सही संतुलन और एनवायरनमेंट बना रहे। अब निष्कर्ष वही है, उदारवाद आधुनिक विश्व की सबसे प्रभावशाली विचारधारा है जो मानवाधिकार और लोकतंत्र की नींव पर टिकी है। हालांकि इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में इसकी भूमिका अहम है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये विचारधारा संविधान का आधार बनी हुई है और आज पूरे विश्व स्तर पे आर्थिक रूप को ज़्यादा माना गया है। जो देश जितना इकोनॉमिकली अच्छा है वो उतना ही अपने देश के लिए, अपने आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था स्थापित भी कर सकता है। आज के टाइम पे मार्केट ही सभी देश का प्रतीक है, किसका व्यापार कितना अच्छा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। MPS 001 पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। जिनके भी एग्ज़ाम में उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।